हे एवरीवन, दिस इज़ मी पूनम। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। हम 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन। इसके पहले के टॉपिक हम लोग लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। After entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gamete into the cytoplasm of the synergids. एनसीईआरटी ने कहा है कि जब पोलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर एंटर करती है, देखिए दो सिनर्जिड्स होते हैं, उसमें से यहाँ पे दिए हुए हैं, किसी एक सिनर्जिड में वो एंटर करता है तो वहाँ पर पोलन ट्यूब अपने दोनों मेल गैमीट को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। ठीक है, मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये एक्सेल है और इसके साइड में ये है सिनर्जिड्स, जिनके फिलीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और ये आया है पोलन ट्यूब। इसके पास दो मेल गैमेट हैं, तो वो मेल गैमेट किसी एक सिनर्जिड सेल में रिलीज हो जाएंगे। तो उसके बाद उसमें से एक एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और दूसरा जो यहाँ पे सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई थे, दूसरे वाला उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। One of the male gamete move towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. तो syngamy क्या है? जहाँ पर जो मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज़न करे, मतलब उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न करे, उसे कहते हैं सिंगेमी। मतलब यहाँ पर एक मेल गैमेट एक एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है, जिसे हम सिंगेमी कहेंगे। द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड सेल, जिसकी वजह से डिप्लॉइड सेल यानी कि 2n सेल की फॉर्मेशन होती है, और इसे कहते हैं जाइगोट। द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई located in the central cell and fuses with them to produce triploid primary endosperm nucleus. इसने कहा है जो दूसरा मेल गैमेट होता है, अदर मेल गैमेट, वो मूव करता है टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई, जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, जो कि कहाँ लोकेटेड है, इस सेंट्रल सेल में, उसकी तरफ मूव करेगा एंड फ्यूजेस विद देम, उनके साथ फ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी, P for primary, E for endosperm, N for nucleus. As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion. उसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है। ट्रिपल यानी कि तीन का फ्यूज़न होना। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूज़न, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना इज टर्म डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर दो फ्यूज़न हो रहे हैं, पहला हो गया सिंगेमी, जहाँ पर एक मेल गैमीट एग सेल की न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है, और दूसरा हो गया ट्रिपल फ्यूज़न। इस तरह से यहाँ पे दो फ्यूज़न हो रहे हैं, इसी वजह से इस फिनोमिना को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा फिनोमिना हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन। इन एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। इसने कहा है कि ये एक यूनिक इवेंट है टू द फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो एंजियोस्पर्म में होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है, PEC, एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, और वो क्या बनाती है? एंडोस्पर्म, जिसकी ये है 3n पोलिडी है। वाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाता है। तो एंडोस्पर्म जो 3n है यहाँ पर, वो एक फूड की तरह काम करेगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा,
जो एम्ब्रियो है उसे जब वो डेवलप होगा उसे फूड की ज़रूरत होगी, तो वो उसे कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म से। ये देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो सिनर्जिड्स हैं, ये देखिए ये डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जाइगोट सेल है और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3N, और ये है डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल। हमने पढ़ा था कि बिफोर फर्टिलाइजेशन वहाँ पे कितना था? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस था, पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? वहाँ पर होता है 2 सेल ही बचती हैं, एक हो गया जाइगोट और दूसरा हो गया PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये 2N है और ये होगा 3N। ये आपका फर्स्ट पिक्चर का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब है नेक्स्ट स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में है इन डाइकोट, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं जिन्हें हम देखेंगे, पर पहले थोड़ा आगे चल कर लेते हैं। अब आते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, events of endosperm and embryo development, maturation of ovules and seeds and ovary into fruits are collectively termed post fertilization event। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हुए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स हैं, चाहे वो एंडोस्पर्म में है या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में है या फिर ओव्यूल के मैचुरेशन से संबंधित है, कि ओव्यूल किस में डेवलप होते हैं? सीड में, और ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। उन सारे इवेंट्स को हम एक साथ पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही शुरू हो जाती है, यानी कि पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। क्यों? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो एम्ब्रियो के द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो रिपीटेडली डिवाइड करती है और एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेती है। क्योंकि वो एक सेल थी तो सेल लगातार डिवीज़न से टिश्यू बना लेती है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। और जो इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो किससे भरी होती हैं? रिजर्व फूड मटेरियल से। एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और वो किस लिए यूज़ की जाती हैं? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो रहा है उसके न्यूट्रिशन के लिए। आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग embryo. In the most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. जिसने कहा है जो ज़्यादातर कॉमन होता है, कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, वहाँ पर क्या होता है? जो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो उसमें इतनी सारी न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाती हैं कि बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। मतलब वो लगातार डिवीज़न से उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई आ जाते हैं। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो स्टेज जहाँ पर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई मिले। द स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऐसे न्यूक्लियाई को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। मतलब जो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है वो लगातार डिवीज़न के बाद बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है, और जब ये स्टेज होती है तो इसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसे कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। तो पहले क्या होता है? जो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं तो उसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है उनके चारों तरफ, और जिससे एंडोस्पर्म, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था जिसमें खाली न्यूक्लियस थे, वो बन जाता है सेल्यूलर।
क्योंकि उसके चारों तरफ क्या डेवलप हो गई, सेल वॉल। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly। इसने कहा है जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बने हैं एक न्यूक्लियस से डिवाइड होकर, वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं सेल्यूलराइजेशन से। सेल बनने से पहले उनके नंबर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm। ने कहा है कि जब आप लोग कोकोनट वाटर जो आप पीते हैं वो क्या है एक्चुअल में, वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसमें वो सारे न्यूक्लियस हैं जिनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनी, जो किससे बना है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना है ये नारियल पानी। और जो उसके सराउंडिंग आसपास का वाइट पार्ट आपको दिखाई देते हैं नारियल के अंदर, वो क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एक ऐसे एंडोस्पर्म जिसके न्यूक्लियस में सेल वॉल बन चुकी है। एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि पी ग्राउंडनट बीन्स बिफोर सीड मैचुरेशन, or it may persist in the mature seed, example castor and coconut, and can be used up during seed germination। तो इसने कहा कि एंडोस्पर्म या तो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, जिसके एग्जांपल इसने पी ग्राउंडनट बीन्स में दिया है जो कि डाइकोट्स हैं सीड मैचुरेशन से पहले, और कुछ मैच्योर सीड्स में ये रहता है कुछ अमाउंट में, जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट हो गया। और कब यूज़ होता है जो बचा हुआ है, सीड जर्मिनेशन में। तो इस तरह से हम देखें तो सीड दो तरह के हो गए, एक तो एंडोस्पर्मिक, एक तो नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें और एक हो गया एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक आपको मिलेगा डाइकोट्स में, जहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं पी ग्राउंडनट बीन, ये सारे डाइकोट्स के एग्जाम्पल हैं। एंडोस्पर्मिक आपको मिलेगा मोनोकोट्स में, और कुछ डाइकोट्स भी होते हैं जिस एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल व्हीट राइस एंड मेज, आपके मोनोकोट के एग्जाम्पल हैं। इसमें कैस्टर का भी एग्जाम्पल दिया गया है जो कि आपका एंडोस्पर्मिक में आएगा, बट कैस्टर डाइकोट होता है। उसके बाद हम आते हैं एम्ब्रियो पर। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। तो एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप होता है, ये डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पर, जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड होता है, जहाँ सिचुएटेड होता है वहीं पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्मेड। ज़्यादातर जाइगोट तब बनने शुरू करते हैं जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाता है, एक निश्चित अमाउंट में एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो जाती है पहले, उसके बाद जाइगोट शुरू करता है डेवलप होना। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एक तरह की एडेप्टेशन है जिससे निश्चित किया जाता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिशन परसेंट है, पर्याप्त है। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। इसने कहा है कि जो सीड्स हैं मोनोकोट डाई और कार्ड्स के, वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा अलग हैं, मतलब डिफरेंस है। लेकिन उनके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस हैं, यानी कि उनकी अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं मोनोकोट्स में और डाइकोट्स में। समझ में आया कि जो डाइकोट और मोनोकोट के अर्ली
स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। Figure 1.13 depicts the stages of embryogeny in dicotyledonous embryo. The zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular heart-shaped and mature embryo. तो फिगर 1.3 पर चलते हैं। देखिए ये है जाइगोट और ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये जाइगोट है। इसके बाद क्या होता है कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो ये दो माइटोसिस के द्वारा दो सेल बनती हैं। ऊपर वाली सेल को कहते हैं सस्पेंसर सेल और नीचे वाली सेल है एम्ब्रियो सेल। तो सस्पेंसर सेल बाद में माइटोसिस के द्वारा एक लंबा स्ट्रक्चर बना लेती है, देखिए। और नीचे जो है एम्ब्रियो सेल भी बाद में डिवीज़न के द्वारा डिवाइड करती है, जिसकी कुछ स्टेजेस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बाद में हार्ट की शेप ले लेता है। इसी वजह से इसे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो भी कहते हैं। देखिए कोटिलिडन डेवलप हो गए हैं दोनों साइड, ये जो हैं ये कोटिलिडन्स हैं और ये है मैच्योर एम्ब्रियो। ये था डाइकोट का एम्ब्रियो। ये डाइकोट सीड है। ये देखिए डाइकोट सीड में ये लेवल ऑफ कोटिलिडन्स है, ये है प्लूमूल और ये है कोटिलिडन्स, ये कोटिलिडन्स हैं। यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है सिलेंड्रिकल पार्ट, दिस इज हाइपोकोटाइल। और यहाँ पर इसकी टिप को कहते हैं रेडिकल, जो कवर होता है रूट कैप से। ये प्लूमूल है जो बाद में जहाँ से शूट की डेवलपमेंट होगी और रेडिकल से रूट की डेवलपमेंट होगी। ये है मोनोकोट का सीड, मोनोकोट एम्ब्रियो। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये है स्कूटिलम कोलेप्टाइल, जो बाद में जहाँ पर लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से लीफ की डेवलपमेंट होती है, शूटोपेक्स। एपीब्लास्ट क्या है कि जो मोनोकोट है उनमें बस एक ही कोटिलिडन डेवलप होता है, दूसरे का बस एक छोटा सा निशान बच जाता है, रेमिनेंट कहते हैं उसे, एपीब्लास्ट कहते हैं। ये है रेडिकल से रूट की डेवलपमेंट होती है, ये रूट कैप, और ये इसे कहते हैं कोलियोरिजा। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons। जो एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कोटिलिडन होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज द एपिकोटाइल। देखिए मान लीजिए कि ये डाइकोट का एम्ब्रियो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये है इसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का जो भी इसका पार्ट है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये इसके कोटिलिडन्स हैं, दो कोटिलिडन है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ, ये देखिए ये लेवल है दिस इज द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स। और इस कोटिलिडन के ऊपर का जो लेवल होता है ये वाला, इसे कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो बाद में प्लूमूल, जिससे एपिकोटाइल से बाद में प्लूमूल की
या कह दीजिए स्टेम टिप की डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर दिया भी हुआ है द सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, ये है लेवल ऑफ कोटिलेडन, इसके नीचे का जो एरिया है सिलेंड्रिकल एक्सिस है उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो ये हो गया हाइपोकोटाइल और टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल, और यहाँ पर रेडिकल बनेगा या फिर उसे रूट टिप भी कह सकते हैं। द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप, और रूट टिप किससे कवर होगी? रूट कैप से। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडन्स possess ओनली वन कोटिलेडन, जो मोनोकोटिलेडन के जो एम्ब्रियो है उसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन्स इज कॉल्ड स्कैटुलम, और ग्रास फैमिली के अंदर उस कोटिलेडन को कहते हैं स्कूटेलम। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड, जो एक तरफ सिचुएटेड होता है ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द, लोअर एंड पे क्या होता है? रेडिकल एंड रूट कैप, जो किसके अंदर बंद होते हैं? इन अ शीथ कॉल्ड कोलियोरिजा, कोलियोरिजा के अंदर बंद होते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज द एपिकोटाइल, उसे कहते हैं एपिकोटाइल, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर होता है। एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स, उसके ऊपर शूट अपेक्स होता है, शूट अपेक्स एंड अ few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ दिया है। ये देखें, ये है मोनोकोट का एग्जाम्पल। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये स्कूटेलम है, और एपिकोटाइल का जो ऊपर का पार्ट है उसे ये तो मैंने आई थिंक आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ये दिस इज रेडिकल, रेडिकल कवर होता है रूट कैप से, और ये बंद होता है कोलियोरिजा के अंदर। ये कोलियोप्टाइल है जो शूट अपेक्स को कवर करके रखता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम सीड पर। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सीड्स। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड एक्चुअल में क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। आर फॉर्मेड इनसाइड द फ्रूट। सीड्स कहाँ बनते हैं? फ्रूट के अंदर। आ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड के अंदर क्या क्या होता है? सीड कोट होता है, कोटिलेडन होते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तो ये आपको दे दिया कि सीड के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? सीड कोट, कोटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। द कोटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। जो कोटिलेडन होते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली थिक होते हैं, स्वलन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फूड स्टोर होता है, जैसे कि दालें, लेग्यूम्स। मैच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। इसने कहा है जो मैच्योर सीड हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर कहें एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। जो नॉन या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड हैं उसके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता, एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरी तरह कंज्यूम हो चुका होता है। एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट। अब दूसरा टाइप है एल्ब्यूमिनस, ये सीड के ही टाइप है। एक है नॉन एल्ब्यूमिनस, दूसरा है एल्ब्यूमिनस। रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एल्ब्यूमिनस सीड क्या करते हैं? उनके पास एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है जो पूरी तरह से यूज़ नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। एग्जाम्पल है वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो प्रेजेंट। एक और तरह के सीड होते हैं और उनमें क्या होता है? उनमें न्यूसेलस का कुछ पार्ट बच जाता है। एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, बीट। दिस रेजिडुअल persistent न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। उसे जो इस तरह से बचा हुआ न्यूसेलस है तो ऐसे उसको क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म।
इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो ओव्यूल्स के इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाते हैं। द माइक्रोपाइलर रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। और जो माइक्रोपाइल के पास स्मॉल पोर होता है वो बचा रहता है सीड कोट में भी। दिस मतलब इसका मतलब है जो सीड कोट में माइक्रोपाइल की तरफ जो स्मॉल पोर होता है वो प्रेजेंट होता है। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो जहाँ से सीड जर्मिनेशन के दौरान ऑक्सीजन और पानी की एंट्री होती है। एज द सीड मैच्योर इट वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। जैसे सीड मैच्योर होता है इसका पानी का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है और सीड कैसा हो जाता है, सूख जाता है। उसमें मुश्किल से 10 से 15% मॉइस्चर बचता है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। और जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की वो स्लो पड़ जाती है। द एम्ब्रियो में एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। और जो एम्ब्रियो है वो किस स्टेट में एंटर कर लेता है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जहाँ पर वो बिल्कुल इनएक्टिव होता है जिसे हम डोरमेंसी कहते हैं। और एक फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल। और अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं, ये फेवरेबल कंडीशन का मतलब है एडिकेट मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन हो और सूटेबल टेम्परेचर हो, तो क्या होगा ऐसे में वो बीज जर्मिनेट करेगा, सीड जर्मिनेट हो जाएगा। एज ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड, ओव्यूल सीड बनाते हैं, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स, ओवरी फ्रूट बनाती है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है। वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, जिसे हम पेरिकार्प भी कहते हैं। द fruit may be fleshy orange as in guava, orange, mango, or may be dry as in groundnut, mustard. फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है, गूदे वाला भी हो सकता है, जैसे कि गुआवा में हो गया, ऑरेंज में हो गया, मैंगो में हो गया, या फिर सूखा ड्राई भी हो सकता है जैसे कि ग्राउंड नट हो गए, मस्टर्ड हो गए। मैनी फ्रूट्स हैव इवोल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बहुत सारे फ्रूट्स ने डिस्पर्सल का मैकेनिज्म इवोल्व कर लिया है। Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in earlier classes. कह पाते हैं यहाँ पर in most plants by the time the fruit develop from the ovary। ज़्यादातर प्लांट्स में फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी से। अदर फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट, दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं एंड फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशो, द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन। जबकि कुछ प्लांट में जैसे कि स्ट्रॉबेरी, कैशो और एप्पल, इसमें क्या होता है, थैलेमस से फ्रूट की डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे फ्रूट जो ओवरी से बने होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रू फ्रूट, और जो ओवरी से दूसरे पार्ट से बनते हैं जैसे कि थैलेमस हो गया उन्हें कहते हैं फॉल्स फ्रूट। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। इसने कहा है ज़्यादातर जो फ्रूट हैं वो ओवरी से ही डेवलप होते हैं जिन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ज़्यादातर स्पीशीज़ में फ्रूट किसका रिजल्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का। देयर आर फ्यू स्पीशीज़ इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं जहाँ पर फ्रूट के बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो उन्हें क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो 3 तरह के फ्रूट हो गए, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया और तीसरा हो गया पार्थिनोकार्पिक। ट्रू ये बनेगा ओवरी से, ये बनेगा थैलेमस से, और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा।
पार्थेनोकार्पी बनाना इज़ वन एग्जाम्पल। तो पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या है? बनाना। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। पार्थेनोकार्पी ग्रोथ हार्मोन के से भी इंड्यूस कर सकते हैं, और ऐसे जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, उनमें बीज नहीं होता। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। सीड एंजियोस्पर्म को काफ़ी सारे एडवांटेज प्रदान करते हैं। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। इसने कहा है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो, जैसे कि पोलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, वो पानी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, लेकिन जो सीड का फॉर्मेशन है वो वाटर पर डिपेंड करती है। ऑल्सो सीड हैव better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonize in the other areas। ने कहा है कि सीड के पास बहुत अच्छे स्ट्रेटजीज होती हैं डिस्पर्सल के लिए, नई जगह में डिस्पर्सल के लिए, जिससे क्या होता है कि दूसरी एरिया में भी उस स्पीसीज की डेवलपमेंट होती है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग्स आर nourished until they are capable of photosynthesis on their own। इसने कहा है क्योंकि जो कोटिल्यूडेड होते हैं उनके अंदर सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, तो जो यंग सीडलिंग होता है, नन्हा पौधा, वो तब तक उसे नरिशमेंट मिलता है जब तक वो खुद से फोटोसिंथेसिस करने के लायक नहीं हो जाता, कैपेबल नहीं हो जाता। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। जो हार्ड सीड कोट था वो यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है सीड, वो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन देता है जिसमें वेरिएशन भी हो सकते हैं। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। सीड हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। इसने कहा है कि जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है और जो डोरमेंसी की प्रोसेस है सीड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मैच्योर सीड में। तो ये बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम सीड को स्टोर कर पाते हैं, इसे हम फूड की तरह भी यूज़ करते हैं थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि गेहूँ को आटा बना के उसकी रोटियां खाते हैं, और दूसरा हम उससे नेक्स्ट सीज़न में नई क्रॉप लेते हैं, उससे हम नई क्रॉप बना सकते हैं बीज बोकर। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड? क्या आप इमेजिन कर सकते हो एग्रीकल्चर की क्या हालत होगी अगर सीड ही नहीं होंगे? और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स, या फिर विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर। ऐसे सीड की प्रेजेंस हो जो तुरंत उग जाएं और जिन्हें हम स्टोर ना कर सकें। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। इसने कहा है कि सीड कब तक अलाइव रहेंगे जब उन्हें डिस्पर्स, मतलब वो डिस्पर्स हो गए हैं, तो उस डिस्पर्सन के बाद सीड कब तक अलाइव रहते हैं, ये पीरियड भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड लॉस वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ स्पीशीज़ में जो सीड है उनकी वायबिलिटी कुछ महीनों में ख़त्म हो जाती है। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। इसने कहा है कि कुछ लार्ज नंबर स्पीशीज में जो सीड है वो सेवरल ईयर्स तक भी जिंदा रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। कुछ सीड्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी अलाइव रह सकते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वेएबल सीड्स। हमारे पास रिकॉर्ड है बहुत ही पुराने बीज का, लेकिन अभी भी येट वेएबल मीन्स जो अब भी उग सकते हैं, वेएबल हैं। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन। ओल्डेस्ट का एग्जांपल दिया गया है जिसमें ल्यूपाइन, ल्यूपिनस, आर्क्टिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स आपको याद करने चाहिए। ल्यूपाइन,
यूपिनस आर्क्टिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, जो कहाँ से मिला था, आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy। से कहा है कि 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद सीड जर्मिनेट हुए और फ्लावर्ड हुए। A recent record of 2,000 years old viable series of date palm। ये रिसेंट का रिकॉर्ड है कि 2,000 साल पुराना बीज उगा और पौधे को जन्म दिया। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरस, क्या नाम है, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, discovered during the archaeological excavation at King Harold Palace near the Dead Sea। डेड सी के पास में जो किंग हेरोल्ड का पैलेस है वहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान मिला, जो 2000 साल के बाद फिर से प्लांट बना। अब आते हैं हम एपोमिक्सिस एंड पोलियम्ब्रियम पे। Although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization। इसने कहा है कि हमें पता है जो सीड है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, लेकिन फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स ने, जिसमें एस्ट्रेसी की स्पीसीज आती हैं या फिर ग्रासेस की स्पीसीज आती हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल मैकेनिज्म इवोल्व किया है जिसमें जो सीड बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसी को ही एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फिनोमेना इन विच प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन में के। व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। तो apomixis क्या है, एक asexual reproduction है जो sexual reproduction की नकल करती है। एक फ्रूट कौन सा था जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना था, उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction, डिवीज़न एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ स्पीसीज में जो डिप्लॉइड एग सेल है वो रिडक्शन डिवीज़न में नहीं जाती और सीधा किस में डेवलप हो जाती है, डेवलप इनटू द एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के। मोर ऑफ्टन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एपोमिक्सिस। Varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing। इसमें न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक के आसपास की जो न्यूक्लियस जो सेलर सेल्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, और एम्ब्रियो सैक में घुसकर एम्ब्रियो बना लेती हैं। इन सम स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज। कुछ स्पीसीज में हर ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हों एक सीड के अंदर, उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पोली यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियोज। टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज शेप फ्रॉम ईच सीड। काउंट इन नंबर ऑफ एम्ब्रियोज। तो ऑरेंज इज द एग्जाम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कल्टिवेट की जा रही हैं। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स आर ट्रिमेंडसली इंक्रीज। हाइब्रिड के कल्टिवेशन से क्या हुआ है, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज़ दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरीवेयर। इसने कहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है हाइब्रिड सीड के साथ, कि हर साल उन्हें दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ता है। इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड सीड्स आर सोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। इसने कहा है कि अगर आप हर बार हाइब्रिड सीड नहीं यूज़ करोगे तो मतलब आप सपोज़ कीजिए आपने एक बार हाइब्रिड सीड यूज़ किए, उसके बाद जो उसके सीड आए और आपने वो बो दिए, सोन कर दिए,
तो उसके बाद जो आपको सीड मिलेंगे तो उसमें वो वाले कैरेक्टर्स नहीं होंगे जो हाइब्रिड वाले में थे। नो कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड। तो इस तरह से डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स, जो स्पीड होंगे वो हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन नहीं करते। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। इसने कहा है कि जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और इस तरह से अगर फार्मर हर बार हाइब्रिड सीड को यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे फार्मर्स के लिए। इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिस, अगर उन्हें एपोमिक्टिस बना दें, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड, तो वहाँ पर फिर दोबारा कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर्स का हाइब्रिड की प्रोजेनी में। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू ग्रेस न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। देखा, अगर इस तरह से किया जाए ना तो फार्मर एक बार हाइब्रिड सीड बो देगा, उसके बाद जो नई क्रॉप आएगी उसकी सीड को वो यूज़ कर सकता है हर साल। ऐसा नहीं कि उसे हर साल नए हाइब्रिड सीड खरीदने होंगे। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड, इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties। तो ये रिसर्च जारी है। हाँ, इसका चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया है बायोलॉजी में। अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।